प्यारे साथियों, टेट की क्लास में राजीव देसवाल का सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों, जो पहली वीडियो बनी थी वो आप सभी ने देखी होगी। आपसे प्रार्थना है कि वीडियो अंत तक देखें। यदि आप शुरुआत से ही देखें कि ये तो हमसे आता है और ये तो हमको पता है और ये तो हमको पता है, ठीक है पता है, लेकिन यदि आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा। यदि आपने जो है 10-5 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, पूरी बात नहीं सुनी, तो वो फिर इस वीडियो का कोई महत्व नहीं रह जाता। अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन शब्दों का हो सकता है आपको यदि 4 बात आते हैं, 5वीं आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो प्लस ही होगी, माइनस का तो कोई अर्थ नहीं होगा। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखें और जो है अच्छे अंक प्राप्त होंगे, अच्छे जो है नंबर आएंगे। इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्यारे साथियों, मिलकर मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी और ज्ञान तो बढ़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा, मेरे साथियों, जो है आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि क्या आपको उचित लग रहा है, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। भाई मैं क्या सोचूं या आप क्या सोचे, देखो लॉजिक नहीं लगाना चाहिए पढ़ाई में। हर तरीके से सब चीज़ों से ऊपर उठ के आपको जो है बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए, इसमें आगे आना चाहिए, तो ये जरूरी हो जाता है। क्योंकि जहाँ पर देखो इंटरेक्शन होता है वहीं पे अच्छा माहौल पैदा होता है। आप लोग लिखोगे, मुझे आप सुझाव दो कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि देखो आप जो अधिगम होना है वो आना चाहिए, बस मेरा तो ये अर्थ है। तो आइए शुरू करते हैं आज की। साथियों, कुछ जो है मैं आपसे खेद जताना चाहता हूं कि जो है वो स्पीकर जो था हमारा, वो जो है उसकी बैटरी लो हो गई थी और 10-12 क्वेश्चन करीबन 5-6 मिनट की जो वीडियो थी वो जो है डैमेज हो गई और केवल क्वेश्चन आपके सामने रह गए। उसके लिए मैं खेद जताता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। साथियों, आज बैटरी मैंने ये फुल कर रखी है और देखते हैं ये कितनी चलेगी। तो जो आज ये सीखने के जो हमारे सिद्धांत है, सीखने के ऊपर जो आधारित क्वेश्चन है, ये आज मैं पूरा इसे करने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। और साथियों, इसको जो है सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो आपको मिलती रहेगी। जो भी सब्सक्राइब करेगा उसको जो है वीडियो जरूर मिलेगी है, नहीं तो मैं डाल दूंगा, किसी को मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी, कोई रह जाएगा। साथियों, क्वेश्चन जरूर पढ़े, भले ही आता हो, सब देखें उसको। तो देखो, कल मैंने प्रश्न नंबर 40 पे जो है ये छोड़ा था क्वेश्चन कि बच्चों को सीखने में कक्षा में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अभी प्रेरणा भी होती है, समयों की स्थिति भी होती है और संचार अक्षमता भी होती है। तो इस पे मैंने संचार अक्षमता पे थोड़ी समझाया भी था, तो मैंने घ पे निशान बताया था कि इस पर जो हम इसका उत्तर घ है। तो ये सीखने में प्रभावित करने वाले कारक है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाइए। बच्चे को सीखने में कक्षा में प्रभावित करने वाले कारक। अब आप ये कहेंगे क्वेश्चन तो एक ही है। देखो, ये जो अंदर ऑप्शन है ना, ये वाले, ये ही हमें ध्यान रखने हैं। जैसे कि सीखने की विधि, सीखने से मतलब सीखने सिखाने की जो विधि होती है जो हम यूज करते हैं, उससे तात्पर्य है इसका। और विषय का स्वरूप कैसा है, आपने देखा होगा जब हम पढ़ाते हैं कक्षा 6, 7, 8 या कोई भी कक्षा की बुक ले लो, तो उसमें सरलता से कठिन की ओर करा गया है, यूनिट लिखी गई है। आप यदि गणित की किताब उठा के देखें जूनियर की, तो उसमें देखो पहले इस महीने में ये पढ़ाना है, इस महीने में ये पढ़ाना है, तो चौथा चैप्टर छोड़ दिया, फिर लास्ट में जाके उसने बोला, तो वो सरल से कठिन की ओर है। इसलिए विषय का स्वरूप भी इसको प्रभावित करता है। फिर है भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाएं के अंतर्गत आप जानते हैं जो भी आपके श्यामपट, बोर्ड, कुर्सी, मेज, पंखे, ये सब जो है भौतिक अवस्थाओं में आते हैं। तो ये सभी कारक जो है ये सीखने को प्रभावित करते हैं। इसलिए घ पे आप जो है निशान लगा दीजिए, इसका घ उत्तर ठीक होगा। प्रश्न नंबर 42 पे आ जाए। बच्चे को सीखने में प्रभावित करने वाले कारक, देखो फिर वही आ गया, प्रतियोगिता। यदि प्रतियोगिता की भावना बच्चे के अंदर पैदा करते हैं तो भी देखो ये कारक होता है। उसको बच्चों को हम क्लास में बोलते रहते हैं आगे ये होगा। पुरस्कार भी देते हैं बच्चों को, कुछ को दंड भी देते हैं, है ना। तो ये जो है पुरस्कार एवं दंड किस तरीके का होना चाहिए ये हमें जान लेना आवश्यक है।
पुरस्कार कुछ टीचर्स स्टार्स लगा देते हैं, कुछ गुड लिख देते हैं, कुछ एक्सीलेंट लिख देते हैं। और दंड कितना देना है आपको, दंड इतना देना है भाई तुम्हें कल पूरा करना है, 2 दिन में करके लाना है। ऐसा दंड नहीं देना है कि बच्चा अगले दिन क्लास में नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। और फिर है ये थकान, फैटीज। थकान यदि हो रही है और हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, या हम थक रहे हैं और बच्चा सीखने को उत्सुक है तब भी लर्निंग नहीं होगा। तो दोनों स्थितियों में थकान बच्चे की हो चाहे सिखाने वाले की हो, तो दोनों की जो है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक है। तो गए इस पे, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 43 है, बच्चे को सीखने को प्रभावित करने वाले ये सामाजिक कारक जुड़ गया। देखो यहाँ पे ये सामाजिक कारक के अंतर्गत को कौन कौन से आता है। देखो अनुकरण आ गया है। अनुकरण क्या होता है, जो हम दूसरे को देखते हैं, आसपास पड़ोस देखते हैं, कोई हमको सुझाव दे देता है, कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमारी गति बढ़ जाती है, काम करने की भी, सीखने की भी, और जो है हम थकते नहीं हैं। और निंदा होगी तो वो हमें थकान हो जाएगी और बोर हो जाएंगे, मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से होता है। तो ये प्रशंसा है, निंदा बहुत बड़ा कारक है। और सुझाव, ये सब जो है सामाजिक कारक के अंतर्गत आता है। तो इनका सोच विचार का यूज होना चाहिए, इसलिए जो है घ पे आप निशान लगा दीजिए, सभी इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 44 पर आ जाइए। बच्चों को सीखने में वही प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक है। तो सामाजिक कारक 3 तो ये ऊपर हो गए, एक ये निर्देश हो गया, एक ये सहयोग हो गया और एक ये प्रतियोगिता हो गया। तो ये प्रतियोगिता मैंने दोबारा लिया है, देखो यहाँ पे। तो इसका आंसर आपका सभी। इसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो इसे क्वेश्चन नंबर आप 46 पर आ जाइए। बच्चों को सीखने को प्रभावित करने वाले ये शारीरिक कारक है। ध्यान रखना है, कुछ मनोवैज्ञानिक कारक है। देखो ये ऊपर का जो 45 क्वेश्चन है ये मनोवैज्ञानिक कारक है। मनोवैज्ञानिक कारक में ये आ जाएगा, देखो आपका यहाँ पे चालक है, और ये विभेदीकरण है और बाधा है, और ये आपका सभी इसका आंसर ठीक है। बाधा हमारे किसी कार्य में आ जाती है तो उसको मनोविज्ञान हमारा प्रभाव पड़ता है, इसको विभेद करने लगते हैं तो भी उसमें हमें जो है कारक बन जाता है। बच्चे में या दूसरे में लिंग भेद करने के कारण हो जाते हैं। और चालक होता है जो किसी चीज को हमको ड्राइव करता है, चलाने के लिए प्रेरित करता है, तो वो भी मनोवैज्ञानिक कारक होता है। तो ये 3 कारक है यहाँ पे, तो सभी इस पर जाएगा। शारीरिक कारक कौन कौन से होते हैं, लिंग भेद होता है आपका, नशे की स्थिति होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, ये सब शारीरिक कारक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर आपका सभी जाएगा। प्रश्न नंबर 47, सीखने की विशेषता है। सीखने की प्रक्रिया क्या होती है। सीखना विशेषता से मतलब है सीखना क्या क्या हमको देता है। सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। कोई कहता है भाई तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है और अब भी तुम सीख रहे हो। हाँ भाई सीख रहे हैं। भाई 100% कोई भी पूर्ण नहीं होता है, तो वो सीखता रहता है। अब जैसे हमें विद्यालयों में जाते हैं, भाई तुम्हें अब MS Excel भी सीखना है, सब सीट भरनी है। अब भाई हमारे ज़माने में तो ये था नहीं, अभी ये आ गया, अभी ये आ गया, तो बढ़ता जा रहा है, तो सीखते चले जाते हैं। रिटायर हो जाएंगे पर जो जीवन पर्यंत जो है आप सीखते रहोगे। इसी तरीके से अनुभवों का संगठन है। कौन सीखना, जितने अनुभव होंगे वो सब जो है जुड़ते चले जाएंगे। इसी तरीके से आपका फिर आ रहा है ये विकास की प्रक्रिया। तो ये देखो, ये विकास की जो प्रक्रिया है आपकी, ये भी आपकी विशेषता है। तो आ गया आपका आंसर सभी। तो इसको थोड़ा सा और हम इसका लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 49। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था या दशा है। कथन किस मनोवैज्ञानिक का कथन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका आया है टेट में। तो ये संवेग से संबंधित है। संवेग आता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो देखो इसको क्या बोला है आपको, उत्तेजित अवस्था या दशा है आपकी, उसको संवेग बोलते हैं, इमोशंस बोलते हैं इसको। तो ये जो परिभाषा दी है आपकी, ये वुडवर्थ ने दी है। इमोशंस आपको प्रेम बताया मैंने, नफरत, क्रोध, प्यार, ये सब क्या होते हैं, संवेग होते हैं। तो ये सब जो है इसकी परिभाषित किया है यहाँ पे वुडवर्थ ने। अब क्वेश्चन नंबर आपका 50, इसको बस आपको याद रखना है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण अवधान है। ये भी आपको याद रखना है। बहुत बार ये टेट में आया क्वेश्चन, रिपीटर क्वेश्चन है ये, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिया है। इसको याद रखना है आपको। ये डम्बिल ने दिया है, बहुत अच्छी परिभाषा है। और ये प्रश्न नंबर 11 पे 51 पे पहुंच जाइए आप। स्मृति की कितनी अवस्थाएं हैं। स्मृति की 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है, अभी बता रहे हैं। स्मृति की 4 अवस्थाएं
कौन कौन सी है भाई? ये देखो स्मृति की यहाँ पे कितनी अवस्थाएं हैं, मैंने 4 बताई है। अब 4 कौन कौन सी है अभी बता रहे हैं। देखो 4 ये स्मृति की कौन सी अवस्थाएं नहीं है, यहाँ पे देखो कौन सी अवस्थाएं नहीं है। इसमें मैंने एक इसमें अपनी तरफ से कोई सा जोड़ दिया। तो एक तो देखो आग्रहण, एक आपकी धारण, और एक अभिज्ञान, और एक है अवधान। तो देखो ये जो अवधान मैंने जोड़ा है, अभी अभी ऊपर आया था कि भाई किसी वस्तु पे हम ये चेतना के साथ में ध्यान केंद्रित करते हैं, डंबल की परिभाषा थी या, तो इसको अवधान बोलते हैं। तो ये अवधान जो है स्मृति की नहीं है। तो भाई वे 4 कौन कौन सी है? तो देखो एक आग्रहण है, दूसरे नंबर पे धारण है, तीसरे नंबर पे आपका यहाँ पे इसका जो क्रम है, क्रम सहित मैं बता रहा हूँ, पुनः स्मरण आएगा, और फिर चौथे नंबर पर आएगा आपका अभिज्ञान। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आग्रहण वो होता है जब भी कोई हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई भी सूचना हम लेते हैं और उसको हम याद करते हैं, कहते भाई याद कर लो, बोलते हैं इसको। यानी कि दूसरा हमको कोई चीज, जैसे मैं बोल रहा हूँ और वो आपके पास पहुंच रही है, तो आप इसको ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण करने, जब ग्रहण आपके पास पहुंच गई, अब आपके मन की बात है, आप उसको धारण करते हो कि नहीं करते हो। धारण का मतलब है कि आपके अंदर जो अचेतन में जाकर बैठ जाती है वो, तो उसको धारण बोलते हैं आप। अरे यदि वो चेतन चेतन में रही है भाई, पर कोई बात नहीं है, अन्यथा में हो गया। जैसे बच्चे करते हैं, घर से काम करके लाइयो, फिर पूछा करे क्या, कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि करते ही नहीं, भूल जा, क्योंकि उन्होंने धारण नहीं किया। ग्रहण तो किया उन्होंने, लेकिन धारण नहीं किया। धारण जब नहीं किया तो देखो फिर ये यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, पुनः स्मरण। पुनः स्मरण का मतलब है पूछते हैं तो वो याद उनको नहीं आएगा। ठीक है जी, याद नहीं आएगा। यदि आज आ जाएगा तो वो पुनः स्मरण हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि आपने सबसे पहले ग्रहण किया, फिर उसको धारण किया, धारण करते ही वो आप उसको चेतना में लाओगे तो वो याद आ जाएगा, वो पुनः स्मरण हो जाएगा। और जब आप उसको पहचान लेंगे तो वो अभिज्ञान हो जाएगा। तो बोलते हैं स्मृति आपकी बढ़िया है, स्मृति आपकी अच्छी है, मेमोरी आपकी अच्छी है। अर्थात स्मृति को, इन चारों को फॉलो करना चाहिए, तब जाके स्मृति अच्छी बनेगी। उसको ही बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ, कुछ कहते हैं भाई इस टीचर की बड़ी अच्छी स्मृति है, तो इसके अर्थ है कि जो सूचना है उसको दम बाहर निकाल रहा है और पहचान कर रहा है। कुछ अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों का ही नाम ध्यान नहीं आता है भाई, तो वो है पहचानने में, तो वो सब स्मृति का ही तो है सब वो। तो ये है, तो इसका अर्थ है कि हमको जो है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, सूचना आ गई हमारे पास, उसको धारण करना चाहिए। इसको 4R का सिद्धांत भी बोलते हैं। 4R से मतलब रिसीविंग हो गया आपका, आग्रहण को रिसीविंग बोल लेंगे, और धारण को रिटेंशन बोल लेंगे, और इसको पुनः स्मरण को रिकॉल बोल लेंगे, और इसको बोल लेंगे रिकॉग्नाइजेशन। ये आपके 4R हो गए हैं। कभी कभी पेपर में आ जाते हैं 4R क्या है, तो स्मृति की अवस्थाएं हैं। अब स्मृति की अवस्थाएं, ये बहुत बार क्वेश्चन टेट में आया है। तो ये कैसे आया है, इनका क्रम निर्धारण करवा लेता है वो, कोई इनका क्रम निर्धारण करिए। तो देखो यहाँ पे क्रम, हम इसको, अगला क्वेश्चन मैंने बनाया है 53, भाई स्मृति की जो अवस्थाएं हैं उसका क्रम बताइए क्या है। तो ये देखो मैंने आग्रहण लिख दिया, धारण लिख दिया, विज्ञान लिख दिया, पुनः स्मरण है। तो आपको देख लो पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, और तीसरे पे ये हो गया, और फिर तीसरा, यहाँ पे तीसरा हो गया। तो कौन सा बन गया, 1 2 4 3। अब देखो ये क्या है, 1 2 4 3 कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो एक यहाँ से पर, एक इसमें है पहला और एक इसमें है। इसका अर्थ है कि 2 ऑप्शन तो अपने आप ही खत्म हो गए, क्योंकि 2 1 से स्टार्ट होने ही है। अब दूसरे नंबर पे कौन आना, धारण, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब कौन आना तीसरे नंबर पे, चौथे पे आना। फिर ये है ना चौथा, तीसरे नंबर पे देखो चौथा यहाँ बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है यहाँ पे नहीं है। तो इसका अर्थ है कि ऑप्शन आपका घ जाएगा। तो लॉजिक भी हो जाएगा, और आपका यदि आपके याद है ये आग्रहण है, धारण है, पुनः स्मरण है, तो अभिज्ञान है। अब ये क्वेश्चन जो लिखा है मैंने, ये इस पे करीबन मैंने 3 मिनट ले ली। इसलिए ली है मैंने 3 मिनट क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही प्रभावी है, प्रबल है, इसकी संभावनाएं पेपर में आने की ज्यादा है। क्वेश्चन जरूर आता है इसके ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 54 इसी से जुड़ा है। देखो भूतकाल या पूर्व में सीखे हुए ज्ञान को क्या बोलते हैं हम, यदि चेतना में ला देते हैं तो उसको स्मृति बोलते हैं, और चेतना में नहीं लाते हैं, वो असफल हो जाते हैं, तो उसको विस्मृति बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2014-13 में क्वेश्चन आया था। ये वही क्वेश्चन है आपके जो पिछली दफा आए हुए हैं, वे क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पेपर में नहीं आया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
आपको ध्यान रखना है कि पूर्व में सीखी हुई किसी अनुभव को चेतना में लाने को क्या कहते हैं। तो यहाँ तक हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो बच्चा तुरंत उसको क्या कर लेता है, स्मृति पे निशान लगा दे और इस असफलता को छोड़ देता है, जबकि इसका उत्तर एकदम होता है विस्मृति, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठ जाती है भाई हमें तो स्मृति पढ़ का है, तो वह स्मृति ही हमारे दिमाग में रहती है, कै का निशान लगा देते हैं, जबकि उत्तर आपका जो है ये चेतना लाने की असफलता, तो उत्तर हो गया विस्मृति, फॉरगेटिंग होता है, ये भूल हो जाती है इसको। तो यदि हमारे अचेतन मन में से वो नहीं निकाल पाते हम उस बात को, तो वो स्मृति होता है। अब मैं बोल रहा हूं देखो, तो अंदर बैठी हुई है तो वे बाहर ला रहा हूं तो उसको स्मृति बोलते हैं। यदि बाहर नहीं आएगी उसको विस्मृति हो जाएगा, याद तो है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है तो उसको विस्मृति बोलते हैं। अब जब हम पढ़ रहे हैं, सब आप लोगों ने सबने पढ़ रखे हैं, तो ये क्या है, अब जब केवल हम याद लाने के लिए, उसको वापस लाने के लिए, चेतना में वापस लाने के लिए सब अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ा हुआ आपका सबका है ये, तो इसको बस केवल हम चेतन में ला रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ख आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाइए। अब शिक्षण की व्यवस्था की पंचपदीय प्रणाली किसने दी? क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आया है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रख रखा है दोस्तों। पंचपदीय प्रणाली का, पंचपदीय प्रणाली ये रही यहाँ पे पंचपदीय प्रणाली। अब ये कहाँ से आया है भाई? शिक्षण के स्तर बताए थे मैंने 3, ऊपर बताए थे आपको, पहले वीडियो में बताए थे मैंने आपको, तो उसमें था स्मृति स्तर बताया था मैंने आपको, तो स्मृति स्तर जो बताया था, फिर दूसरे नंबर पे मैंने आपका बोध स्तर बताया और तीसरे नंबर पर मैंने चिंतन स्तर बताया था। तो जो आपका स्मृति स्तर है उसमें पंचपदीय प्रणाली का प्रयोग किया है हर्बार्ट ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे 5 पद कौन कौन से हैं वे भी आ जाते हैं, उनका क्रम भी आ जाता है, वे 5 पद कौन कौन से हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहला यदि इजी क्वेश्चन आ गया तो प्राइमरी में आ जाएगा पंचपदीय प्रणाली किसने दी, ये है प्राइमरी लेवल का। अब ये आ जाएगा ये पंचपदीय प्रणाली का जो क्रम है उसमें दूसरे नंबर का पद कौन है, ये भाई आपका चला जाएगा सीटेट में, ये आपका चला जाएगा अपर टेट में। तो इस तरीके से उसकी जो है कठिनाई स्तर उसको बढ़ा देते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने हर्बर्ट का ये लिखा है, यहाँ पे हर्बर्ट का कि द्वितीय पद कौन सा है, तो देखो द्वितीय पद पूछ लिया यहाँ पे। तो द्वितीय पद आपको जब पता होगा जब आपको पहला पता होगा। तो यहाँ पे देखो एक शब्द है यहाँ पे प्रस्तावना दिखाई दे रहा है। कोई भी काम शुरू करते हैं तो लॉजिक से आप इसको रख सकते हैं भाई, हम सबसे पहले प्रस्तावना रखते हैं, प्रस्तावना रखने के बाद में फिर हम उसको क्या करते हैं भाई, प्रेजेंट करते हैं, सीधी सी बात है, ये प्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको, तो ये प्रस्तुतिकरण हो गया। तीसरे नंबर पर फिर क्या करते हैं, उसकी तुलना करते हैं भाई, है ना। तुलना करने के बाद में उसको क्या करेंगे, उसको नियम बना देंगे भाई, ये इसको सामान्यीकरण हो जाएगा। नियम बना के क्या करेंगे भाई, हम उपयोग करेंगे भाई उसका, वो हो जाएगा आपका 5वां, प्रयोग करेंगे उसका, कहीं ना कहीं यूज करेंगे, इसीलिए तो आपको नियम बनाएंगे। तो इसका अर्थ कौन सा हो गया, पहले नंबर पे प्रस्तावना हो गया, रटने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे पे प्रस्तुतिकरण हो गया भाई, तीसरे पे तुलना हो गया भाई, और चौथे पे आपका सामान्यीकरण हो गया, और 5वां यहाँ है नहीं, वो प्रयोग हो गया, वो आगे मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप 57 पर आ जाइए। शिक्षण की व्यवस्था की हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली का 5वां पद कौन सा है, ये क्वेश्चन आगे आ गया। तो अब आप देखोगे प्रस्तुतिकरण नहीं है, तुलना नहीं है, सामान्यीकरण नहीं है, तो इसका आंसर चले गया आपका प्रयोग। यदि आपकी याद है तो आप तुरंत इस पर गए पे निशान लगा दोगे, नहीं तो फिर विचार मंथन चलता रहेगा। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, 100% आता है, तो इसको भी याद रखना है हमें। याद रखने का, स्मृति बढ़ाने का एक और तरीका है भाई, इसको एक बार आप कॉपी पर जरूर लिख के देख ले। जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं आप उसको सबको कॉपी पर उतार ले, अच्छे से हो जाएगा। उतारने का मतलब है एक क्वेश्चन को कम से कम 10 सेकंड 15 सेकंड मिल जाएंगे आपके दिमाग में बैठने के लिए, धारण करने के लिए, स्मृति अच्छी हो जाएगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आ गया फिर आपका ये देखो, ये आ गया आपका शिक्षण स्तर के कितने सोपान होते हैं, शिक्षण स्तर के कितने सोपान होते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई सा भी स्तर नहीं आया, केवल स्तर पूछ लिया भाई इसने। अब यहाँ धोखा खा जाते हैं हम भाई, हमने तो हर्बर्ट का पढ़ा था, 5 पे निशान लगा दो भाई। हमने तो क्या पढ़ा था, बोध स्तर पढ़ा था एच.सी. मोरिसन का, उसमें भी 5 ही है, 5 पे निशान लगा दो। तो ये भाई ये पूछ कौन सा रहा है, ये कौन से सोपान है भाई? भाई ये वे सोपान है जो आपके तीनों स्तर में प्रयोग होते हैं, वे हैं ये। तो वे कौन से हैं भाई? वे 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं?
4 प्रकार के, तो आपको निशान लगाना है 4 पे। अब ये 4 कौन कौन से होंगे याद रखने की ये ट्रिक है। देखो मैंने नीचे ही क्वेश्चन बनाया है, ये तो आपका जो आ गया ये प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है। अब यदि आप अंदर जाएंगे तो ये अपर का बन जाएगा कि भाई अंतिम सोपान कौन सा है इसका। अब देखो यहाँ पे ये 4 दिए गए हैं, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, संरचना और उद्देश्य। ये देखो 4 है ये। अब इनका क्रम से होते हैं, ये बगैर क्रम के नहीं 3 का स्तर बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो अंतिम पूछ लिया इसने, तो हमको ये अंतिम तभी तो पता चलेगा जब पहला पता हो, दूसरा पता हो, तीसरा पता हो। तो इसको हमें, इसका क्रम ये है, देखो सबसे पहले यहाँ पे उद्देश्य आएगा, उद्देश्य के बाद में संरचना आएगा बिल्कुल देखो, और फिर आपको आएगा आपका मूल्यांकन प्रणाली, और फिर आएगा आपका सामाजिक प्रणाली। अर्थात जो भी कोई हम पढ़ा रहे हैं वो बाद में कहाँ जाएगा, समाज में चला जाएगा, है ना। और जो संरचना होती है ना, ये हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली, वो यहाँ फिट होती है, कैसे प्रस्तुतिकरण करते हैं सब यहाँ आ जाता है। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली भी संरचना में निहित होती है। किस उद्देश्य से बनाया गया है ये आपको नहीं बताना है, ना मूल्यांकन प्रणाली, बस इतना ही आपको अपर प्राइमरी में समझना है, बस यहाँ तक आपको करना है, आगे नहीं गहराई में जाना है, इतनी गहराई तक ठीक है क्वेश्चन। क्लियर होगी, 4 हो गए। तो आगे चलिए फिर प्रश्न नंबर आ गया आपका 61। 61 में दिया है आपका कि शिक्षण स्तर का द्वितीय सोपान कौन सा है। यहाँ पे भी शिक्षण स्तर है देखो, तो शिक्षण स्तर मैंने बताया भाई संरचना हो गया। ये शिक्षण की व्यवस्था की एच.सी. मॉरिसन की पंचपदीय प्रणाली कौन सी है। अब आप कहोगे भाई पंचपदीय प्रणाली हर्बर्ट की तो थी, या ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया भाई ये इसलिए आ गया क्योंकि ये आपका बौद्ध स्तर से लिया गया है। बौद्ध स्तर में भी पंचपदीय प्रणाली एच.सी. मॉरिसन ने दी है। तो आपका भाई ये पंचपदीय प्रणाली आपकी देखो यहाँ पे दिखाई गई है। ये इसका लिया है प्रस्तुतिकरण, लिया है आपका परिपाक, लिया है योजना, लिया है व्यवस्था, लिया है एक आपका वर्णन होता है वो होता है। तो ये आपकी पंचपदीय प्रणाली है। तो तृतीय पद कौन सा है आपका, तो यहाँ पे तृतीय पद लेना है कौन सा है, तो बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल जो ऊपर गया है उसका। तो योजना होती है, ऐसी प्रस्तावना होती है उसकी, ऐसी यहाँ पे योजना होती है। ऐसी जिस तरीके से वहां प्रस्तुतिकरण होता है यहाँ पे भी प्रस्तुतिकरण होता है। जिस तरीके से वहां पे क्या होता है वो तीसरे नंबर पर जाता है। तीसरे नंबर पर कौन सा था उसका, हमारा तुलना था, और यहाँ पे हमारा परिपाक। तो परिपाक से मतलब है एसाइमिलेशन, अर्थात आत्मीकरण भी बोलते हैं इसको। पेपर में परिपाक की जगह आत्मीकरण भी आ सकता है। तो परिपाक और आत्मीकरण एक ही शब्द है। तो यहाँ पे 30 नंबर का आत्मीकरण का मतलब है जब कोई भी ज्ञान हमारे अंदर पहुंच जाता है बिल्कुल सुरक्षित, और हम उसको बाहर निकाल जाते हैं, तो फिर क्या कर देता है, उसको गाना शुरू कर देता है। उदाहरण के तौर पर यदि छोटे बच्चे को 2 का पढ़ा याद हो गया, तो बच्चा इतना उसमें परिपाक का मतलब इतना पक्का हो जाएगा, गली में भी उसको वो बोलता ही चला जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4 2 3 6। इस तरीके से वो एक गाने के रूप में बन रहेगा। जब और भी उसको जीम आएगा तो दीवारों पर भी कहीं ना कहीं वो लिख सकता है। तो जब वो दीवारों पर लिखना शुरू कर दे, अकेले में गाना शुरू कर दे, तो उसको परिपाक बोलते हैं। ये होता है सब। इसलिए जो है एच.सी. मॉरिसन ने बताया, अर्थात बोध हो गया उसको भाई, इसलिए एच.सी. मॉरिसन ने बोध स्तर के जन्मदाता जो है एच.सी. मॉरिसन है। इसलिए भाई बड़ा बढ़िया है ये परिपाक। तो आपका 63 है। अब आपका आ गया 64, स्मृति स्तर के प्रतिपादन। ये अपर प्राइमरी का क्वेश्चन है, देख उसका प्राइमरी का अपर दोनों का है। स्मृति स्तर के प्रतिमान किसने किया, पेपर में आया है बहुत बार। स्मृति स्तर पूछ रहा है तो हर्बर्ट जाएगा ये। आगे बढ़ जाइए भाई, आगे 64 हो गए हैं, और 64 से आगे हम पढ़ते हैं आगे फिर 65 से। 65 पर आगे देखो ये अवबोध स्तर है, इसको बोध स्तर भी बोलते हैं, अवबोध भी बोलते हैं। तो देखो ये आपका प्रतिमान पूछा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे कौन हो गया भाई, ये एच.सी. मॉरिसन हो गया ये भी। तो एच.सी. मॉरिसन देखो कहाँ है, हर्बर्ट, एच.सी. मॉरिसन और एक हंट, और एक जॉन डीवी। ये जॉन डीवी मैंने देखो यहाँ खाम खा लगाया है इसमें जॉन डीवी कहीं नहीं है। तो इन चीजों को ध्यान करना है, केवल 3 ही है, हर्बर्ट, एच.सी. मॉरिसन और हंट। हंट आपका चिंतन स्तर है, ये आपका बोध स्तर है, ये आपका स्मृति स्तर है। ये खाना पूर्ति के लिए जोड़ दिया है जॉन डीवी। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है भाई, ये तो अपना आप ही क्रॉस कर दियो हो गया। और ये आपका चिंतन स्तर है, ये आपका बोध स्तर है, ये आपका स्मृति स्तर है। तो क्वेश्चन एक पेपर में आएगा। 66 क्वेश्चन है, चिंतन स्तर के प्रतिमान का प्रतिपादक किसने किया। अभी बताया मैंने चिंतन स्तर। तो देखो ये हंट है आपका, तो ये दोनों हो चुके हैं, तो हंट आ गया। अब भाई आगे क्वेश्चन आ गया
अब थोड़े से जैसे क्वेश्चन हम बढ़े भाई, ये फिर क्वेश्चन आ गया एक मिलान का। अब ये क्वेश्चन जो मिलान का क्वेश्चन आया है, ये सी टेट में क्वेश्चन आया था, इसलिए हमने उठाया है ये क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि सी टेट में क्वेश्चन आया है। अब देखो ये आपके गौण नियम दिए गए हैं 4, यहाँ पे वैसे तो 5 होते हैं, थॉर्नडाइक के मैंने बताए थे, लेकिन यहाँ पे 5 होते हैं तो 4 लिए गए हैं। मानसिक स्थिति का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, आत्मीकरण का नियम और बहु प्रतिक्रिया। वैसे प्रतिक्रिया यहाँ पे ये आ गया, बहुनुक्रिया का नियम है, ये प्रतिक्रिया लिखा गया है, ये की बात है। चलो बहु प्रतिक्रिया और अनुक्रिया। अब ये मिलान करना है, जैसे कि प्रयास एवं त्रुटि किस में आता है। मैंने समझाया था कि यदि हम बार बार कोई क्रिया करते हैं तो उसमें गलत भी होता है और सही भी होता है, तो वो बहु अनुक्रिया के नियम में, बहु प्रतिक्रिया के अनुक्रिया में जाएगा। तो ये आपका लास्ट वाला आपका इसमें जाएगा। देखो ये यहाँ पे इसमें मिलान पे जाएगा, ये तो मिलान कर देना है आप। हमने क्वेश्चन ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 होना था, यानी फिर वो वहां पे दे देगा मिलान का। वो बनाया नहीं, क्वेश्चन लेंथी बनना था, इसलिए हमने केवल समझाने के पर्पज से बना दिया। साहचर्य नियम है, ये समीपता जब तक हम नहीं लाएंगे। कैसे कबूतर वाली स्थिति बताई थी, तो कबूतर के पास में हम कै रख देते हैं, खरगोश के पास में कै रख देते हैं, गमला के पास में गै रख देते हैं। तो जितना समीप रखेंगे उतना ही अच्छा जुड़ेगा वो उद्दीपक। तो 2 उद्दीपक जोड़ने का सिद्धांत समीपता का जाएगा। क्लियर होगी बात ये यहाँ पे बताया था। और फिर मैंने बताया था आपका, यदि मनोवृत्ति है आपकी, मनोदशा है आपकी, क्रोध, प्रेम, ये बताया था, थकान, ये सब मानसिक स्थिति के अंतर्गत आता है। तो इसका मानसिक स्थिति का दूसरा नाम है आपका मनोवृत्ति। और फिर आया आत्मीकरण। आत्मीकरण जब किसी सिद्धांत का हमारे अंदर चला जाता है तो हम सादृश्यता का नियम अपनाने लगते हैं, अर्थात उसकी तुलना कर देते हैं, यार ये तो ऐसा है कुछ कुछ। जैसे मैंने कल उदाहरण बताया था कि वे पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो मछली कहाँ रहेगी भाई, कहाँ उड़ेगी। तो ये आत्मीकरण होता है, क्योंकि आत्मीकरण हम उसको, उसकी नॉलेज हो गया, दूसरे का फिर हम सादृश्य करके इसको जोड़ देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आ जाता है क्वेश्चन अलग अलग नाम से, तो इनके अलग अलग नाम है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ गया 68 पे, किस सिद्धांत में पूर्व में सीखी प्रतिक्रिया नवीन ज्ञान में सहायक होती है। पूर्व में सीखी हुई आपकी प्रतिक्रिया नवीन ज्ञान में सहायक होती है। तो देखो ये आत्मीकरण का सिद्धांत, सादृश्यता का सिद्धांत के अंतर्गत ये क्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या ठीक है, ये क्वेश्चन आया है बहुत बार, फिर पढ़ो इसको। पूर्व में सीखी हुई प्रतिक्रिया, यानी कि आत्मीकरण हो चुका है हमारा, और जो नवीन ज्ञान हमारे सामने रखेगा उसमें सहायक होगी। क्लियर होगी बात ये। तो यहाँ पे मैं ये आकर डंडा लिख देता हूँ, ये इसको ये सहायक, इसको यहां से तो ये आपका हो गया। अब ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 16। किस सिद्धांत में पूर्व में सीखी प्रतिक्रिया का समान वस्तु के लिए समान प्रतिक्रिया होती है। मैंने बताया 2 उद्दीपक है और वे हमने सीख रखे हैं, तो समान यदि वस्तु वहां पर दिखाई देगी तो ये समीपता के नियम में जाएगा, साहचर्य के नियम में जाएगा। तो ये आपका घ आंसर जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 69 का आपका घ जा रहा है। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 70, किस सिद्धांत में स्वाभाविक उत्तेजना के प्रति जो अनुक्रिया होती है वही अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति होती है। कंडीशन कंडीशन का सिद्धांत है, वही मैंने बताया था भाई। पहले हम क्या करेंगे, अनकंडीशन के साथ रेस्पॉन्स कराएंगे, फिर हम जो कंडीशन वस्तु करा रहे हैं हम उसके साथ में। तो हमने घंटे की साथ में कराई थी, पहले भोजन की साथ अनुक्रिया हुई कुत्ते की, और फिर किसकी हुई, वो घंटी बजाई, कुत्ते ने वही अनुक्रिया करी, तो उसको अस्वाभाविक उत्तेजना होती है वो घंटी बजाने से ही। मैं एक उदाहरण देता हूं, यदि मालिक ने कोई कुत्ता पाला है और यदि मालिक का कहीं चश्मा भी गिर जाए, चश्मा, तो भाई उसे भी देख कर कुत्ता सूंघ ले कि तेरा मालिक यहाँ कहीं न कहीं आसपास है, तो वो वही प्रतिक्रिया करेगा जैसे उसको मालिक मिल गया है चश्मे को देख के। तो ये आपका अस्वाभाविक उत्तेजना होता है, पावलो का सिद्धांत है, कंडीशन हो गया ये। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, नैमित्तिक का सिद्धांत है ये, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, ये पेपर में आ जाता है, तो आप गए पे निशान लगाएंगे। और फिर आ गया ये आपका 71वां प्रश्न, इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं। ये संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया। देखो ये संबंध प्रत्यावर्तन कैसा आ गया, कितना बदल का आ गया भाई, बड़ा भयंकर क्वेश्चन बना दिया उसने। तो दिखने में कितना है भाई, ये संबंध जो बनता है उद्दीपक और अनुक्रिया में,
तो ये केवल उससे संबंधित है, एसआर से संबंधित है। उसको हम सहसंबंधता का सिद्धांत भी बोलते हैं, सहसंयोजन का सिद्धांत भी बोलते हैं। हालांकि वो सहसंयोजन के सिद्धांत का कोई क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये सहसंयोजन के सिद्धांत के नाम से भी आ जाता है भाई ये। तो ये सिद्धांत आपका जाएगा। ये जो संबंध प्रत्यावर्तन है, सहसंयोजन, यानी कोई चीज हम जोड़ रहे हैं किसी के साथ में, अनुकूलित अनुक्रिया, तो ये पावलो के सिद्धांत पर जाएगा। पावलो पर निशान लगा देंगे तो ये सहसंयोजन का। और यदि केवल संयोजन का बात करेगा तो वो थॉर्नडाइक जाएगा। संयोजन जाएगा, थॉर्नडाइक जाएगा, सहसंयोजन जाएगा तो पावलो जाएगा। इसलिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ध्यान करना। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा सिद्धांत बच्चे में अच्छी आदत निर्माण में तथा बुरी आदत, बुरा आचरण, बुरे व्यवहार बदलने में सहायक होता है? मैंने बताया था वो पावलो का सिद्धांत था आपका कि बुरी आदत छुड़ानी हो। अब ये क्वेश्चन कहेंगे कि हमने बताया क्यों लिया भाई ये, क्योंकि इसलिए लिया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इसमें जो टेट में नहीं आया हुआ है और ये किसी न किसी सिद्धांत से संबंधित होता है। तो ये पावलो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिद्धांत के द्वारा बच्चे में भय संबंधी रोगों का उपचार किया जाता है? तो ये भी मैंने बताया जैसा ऊपर है, ये भय ऐसे ही है, तो ये भी पावलो के सिद्धांत में जाएगा। सीखने के किस सिद्धांत में पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत है? पुरस्कार एवं दंड, वही मैंने बताया पावलो पुरस्कार जोड़ देता है। ये भी तो कंडीशन ही है। पुरस्कार क्या हो जाता है? कंडीशन हो जाता है, प्रेरित करता है कार्य अनुक्रिया करने के लिए, दंड भी अनुक्रिया करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी पावलो ही है। तो ये कंडीशन ही तो होता है, अनुबंधन होता है ये पुरस्कार। तो आगे बढ़िए फिर। अब ये गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है? मैंने कल बताया था गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे ये बना दिया, मुखौटा और पुनर्बलन और प्रत्यक्षीकरण और समाग्रकृति। तो ये तीन तो मैंने ऐसी अर्जी फर्जी ले लिए। देखो यहाँ पे मुखौटा था पर्सनैलिटी से संबंधित है, पुनर्बलन रेस्पॉन्स है जो अतिरिक्त बल देते हैं हम किसी को, और प्रत्यक्षीकरण जो सामने वस्तु रखी है उससे हम अनुकरण करके सीखते हैं ऑब्जर्वेशन द्वारा, और ये समाग्रकृति है। तो ये है इसका बिल्कुल ठीक है, पूर्णांकवाद है, ये संज्ञानात्मक का सिद्धांत है। ये गेस्टाल्ट इसका अर्थ है। ये समस्या समाधान पर आधारित आपकी सीखने की का कौन सा सिद्धांत है? ये आपका कह जाएगा सूझबूझ। कैसी भी समस्या हो आदमी उसको अपनी सूझबूझ से हल करता है, वहां पे फिर ये कोई सा काम नहीं आएगा, ये आएगा आपका केवल सूझबूझ का सिद्धांत। इसको आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया आपका, देखो कौन सा मनोवैज्ञानिक अनुकरण के सिद्धांत का समर्थक है? तो वो कहता है कि भाई छोटी कक्षाओं के लिए आप अनुकरण का प्रयोग करो। तो सीखने के जैसे सिद्धांत मैंने ऊपर बताए हैं, थॉर्नडाइक है, पावलो है, आपका स्किनर लिया था मैंने ये, और आपका कर्ट लेविन लिया है मैंने, आपका अल्बर्ट बंडूरा लिया है। इसी तरीके से यहाँ पे अनुकरण का सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आया है। तो मैकडूगल जो है वो उसने बताया है कि भाई अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है। तो आप इसको मैकडूगल, क्योंकि वाटसन का कोई लेना देना नहीं है, हल का कोई लेना देना नहीं है, ना गैरिसन का यहाँ पे कोई लेना, क्योंकि ये सब व्यवहारवादी है यहाँ पे, ये सब है ना। ये चिन्ह से संबंधित है। हल जो होता है चिन्ह सिखाता है, गैरिसन मैंने वैसे उठा लिया। इससे आगे लिए भाई, आगे आपका 78 सीखने के किस सिद्धांत में जटिल समस्याओं को हल किया जाता है? जो जटिल से जटिल समस्या होती है वे आप अनुकरण से द्वारा भी हम सीख सकते हैं। क्या बोल देते हैं हम भाई देखो वो ऐसे हुआ था और देखो हम इसको ऐसे हल कर देंगे, उसी के द्वारा वही फॉर्मूला लगा के। तो ये आपका अनुकरण का सिद्धांत जटिल समस्याओं को हल करने में काम आता है। यदि कहीं अनुकरण का सिद्धांत नहीं है, केवल अन्य सिद्धांत दे रखा है, तो इसे दूसरे नंबर की जो जटिलता दूर करता है वो सूझबूझ भी कर देता है। क्लियर होगी बात? लेकिन जब दोनों आए हैं तो अनुकरण का सिद्धांत पर आपको निशान लगाना है। आगे बढ़िए फिर। ये आ गया फिर आपका अनुकरण व्यक्तित्व के विकास की पहली सीढ़ी है। ये किसका कथन है? अनुकरण व्यक्तित्व के विकास की पहली सीढ़ी है। अनुकरण ही तो करते हैं भाई हम, और ये बताया कि जो व्यक्तित्व बनता है ये विकास की पहली सीढ़ी है। जेम्स ड्रेवर ने नहीं कहा, मैकडूगल ने नहीं कहा, कैज एंड सेंक ने कहा, ये मैंने वैसे लिया। और ये टी पिनन आपको निशान लगाना है। ये कथन है, ये परिभाषा है, आपको याद रखनी है, इसमें कोई भी समझने वाली बात नहीं है। व्यक्तित्व के विकास की पहली सीढ़ी है, बस इसे अपने से जोड़ लो,
भाई हमने अनुकरण कोई ना कोई हर व्यक्ति किसी न किसी का करता है ना। कहीं ना कहीं तो शुरुआत होती है और फिर अपना अपना लेवल बन जाता है वो भाई अनुकरण। ये आपका 79 टीपी नन। प्रश्न नंबर 80, अनुकरण के सिद्धांत द्वारा बालक में क्या विकसित किया जाता है। यदि हम अनुकरण का सिद्धांत लगा दें तो क्यों क्या होता है उससे? उससे नकल करने की आदत होती है, आत्मर्थता की आदत होती है, या अच्छा सदव्यवहार व्यवहार की आदत होती है। तो आप गैप निशान लगाओगे, अच्छे विचार, अच्छा सदविचार, इसकी हमको आदत पड़ जाती है, ये विकसित है। ऐसा नहीं है आदत तो बुरी भी पड़ जाए भाई, संगत में अनुकरण कर ले, लेकिन ये है कि हम क्या विकसित कर सकते हैं इसके द्वारा। तो अच्छे अच्छे की आदत से संबंध है हमारा। अब आगे ये परिभाषा है, मैंने कल बताया था भाई कि जो सीखने की परिभाषा है वे पेपर में आएगी एक जरूर। तो सबसे जो प्रसिद्ध परिभाषा है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये कथन किसका है भाई? ये गिलफर्ड का है। क्लियर हुई बात? ना करो एंड करो का, ना स्किनर का और ना वर्डवुड का। तो ये गिलफर्ड ने बताया था कि ये सामने यदि कोई व्यक्ति है उसके कारण ही व्यवहार चेंज होता है। इससे अगला फिर बीएससी मैंने क्वेश्चन बनाया, अनुभव के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप, चाहे फलस्वरूप परिणाम स्वरूप एक ही बात है, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो देखो यहाँ पे करो एंड करो भी है, क्रोन ब्रेक भी है, वुडवर्थ भी है, स्किनर है। तो समस्या आती है इनको याद रखा कैसे जाए, ये समस्या आती है भाई, याद कैसे रखा जाए भाई? राजीव की याद कैसे आई भाई? मेरे तो याद रहती है कैसे? अब मैंने तो ट्रिक कर रखी है इसकी, कैसे कर रखी है? ये तो देखो मैंने रट ली, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है तभी। क्योंकि एक एक कोई सी भी परिभाषा ऐसा नहीं है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में है। गिलफर्ड नाम भी अटपटा सा है और वैसे भी है भाई ये। तो ये हो गया गिलफर्ड ने। अब ये जो अनुभव के आया है, ये अनुभव का सबसे पुराना ही परिभाषा है ये क्रोन ब्रेक की। इसके बाद में यदि हम इससे बाद में क्रोन ब्रेक से आएंगे तो इसमें आपका अनुभव एवं प्रशिक्षण हो जुड़ जाएगा। देखो नीचे परिभाषा दिखाई दे रही है, अनुभव तो क्रोन ब्रेक लेकर आ गया और फिर अनुभव प्रशिक्षण जोड़ दिया। ये जो पेपर में आया है अनुभव एवं प्रशिक्षण, ये पिछली दफा आई थी, एक बार ये आई, एक बार ये आती है, एक बार ये, तीनों में से अल्टा पलटी करके पेपर में आती रहती है। तो यहाँ पे गेट्स एंड अन्य आ जाएगा। तो कौन कौन से याद रख लिया? देखो मैंने ये तो गिलफर्ड याद रख लिया, ये क्रोन ब्रेक रख दिया और बच गया जा गेट्स एंड अन्य। अब तो भाई इनका कैसे कर देगा? अब देखो ये वुडवर्थ है, तो वुडवर्थ बिल्कुल नया है, ये नया मनोवैज्ञानिक है। तो यूं नया ज्ञान सीखने की तो ऐसी भी कोई परिभाषा है जिसमें नया ज्ञान है? तो मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं तो देखो आपको याद आ जाएगी। देखो ये नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाएं, तो इसलिए मैंने ये वुडवर्थ इससे जोड़ दिया क्योंकि ये लेटेस्ट मनोवैज्ञानिक है ये। तो ये वुडवर्थ की परिभाषा हो गई भाई यहाँ पे। ये देखो वुडवर्थ ही पाएगा आपको इसमें ऑप्शन में, अब मुझे दिखाई भी नहीं दिया है। ये देखो वुडवर्थ, वुडवर्थ आया तो वुडवर्थ का आ जाएगा। तो आपका गेट्स एंड अन्य भी चले गया भाई और वुडवर्थ भी चलेगा। गेट्स एंड अन्य के अनुभव प्रशिक्षण हो गया, इसका आपका नवीन ज्ञान हो गया आपका। अब बच गया कौन सा? स्किनर। स्किनर की भी याद रखी जा सकती है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की। ये यहाँ पे देखो ये उत्तरोत्तर है, पोस्ट एडजस्टमेंट की जो प्रक्रिया है वह आपकी स्किनर की है, बीच का है ये। तो इसको हम उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया से याद रख सकते हैं इस वर्ड से कि भाई ये जो आपकी पोस्ट एडजस्टमेंट है वो स्किनर की है। अब बच गया भाई कौन सा हमारा? करो। करो देखो जहां नवीन ज्ञान था वो वहां पे नवीन नवीन हटा दो और ये बच जाएगा हमारा आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन। ये करो एंड करो चला जाएगा। बस ये चार परिभाषाएं हैं भाई, चारों में से एक आएगी। एक आपकी आदत ज्ञान अभिवृत्तियों की करो करो हो जाएगा और आपका नवीन ज्ञान आ जाएगा, वुडवर्थ हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पर बताया मैंने। और व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, स्किनर चला जाएगा। और ये जो गेट्स एंड ने बताया मैंने, नवीन ज्ञान प्रशिक्षण हो जाएगा। और यदि आपका नवीन वो आ जाएगा आपका व्यवहार के कारण व्यवहार, गिलफर्ड। और ये आपका क्रोन ब्रेक। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ये चिन्ह के आधार पर ही याद रखी जा सकती है। बाकी इसको आप लिख के देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर आगे फिर देखो भाई, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने अधिगम के 8 सोपान दिए हैं? ये क्वेश्चन बहुत दफा आ गया तो यहाँ पे हम फंस जाते हैं यार, किसने दिए? ये करो एंड करो, गेट्स एंड अन्य, स्किनर, गैने, है ना। तो ये 8 सोपान कौन कौन से हैं भाई? कभी इसको जिक्र किया है? तो ये आपको मैं बता दूं, ये सीखने के कहाँ से उठाए हैं? पेपर वाले ने, पेपर में आया हुआ है। कभी ये कि मैंने उठाए, पेपर में आए हैं भाई। ये टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ये यहाँ से उठा लिए। अब देखो आप पेपर में क्वेश्चन आया, टेक्नोलॉजी नहीं है सिलेबस में और क्वेश्चन आ गया।
तो इसका अर्थ है कि हम उसको पढ़कर नहीं जाते, तो ये क्वेश्चन हमारा फंस जाएगा। तो जिसने पढ़ रखा होगा याद आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ रखा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो जिसने जो भूल गया है तो भाई आप याद कर लीजिए, वो गैने साहब है, गैने ने 8 सोपान दिए हैं। अब वे 8 कौन कौन से है, ये तो अब भी तो प्राइमरी लेवल का हो जाएगा, केवल वो गहने संबंधी पूछेगा भाई 8 सोपान कौन कौन से है सीखने के, तो गहने। अब यदि वो अपर प्राइमरी के टेस्ट में आ गया तो भाई इसका अर्थ है कि वो अंदर से पूछेगा भाई, थोड़ा सा अंदर से कैसे पूछेगा, अब 8 में से 8 के क्रम पूछेगा वो। गहने के सीखने के सोपान में सबसे उच्च स्तर का सोपान कौन सा है। इसका अर्थ उच्च स्तर का मतलब जब बच्चा पूरा समस्या को हल कर लेता है, इसके द्वारा जो उसने सीखा है वही सबसे उच्च स्तर होता है। तो देखो मैंने ये 4 ऑप्शन लिखे हैं भाई, समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, प्रत्यय अधिगम और बहुविवेदन अधिगम दिखाई दे रहे हैं चारों। तो ये चारों मैंने उच्च से निम्न की तरफ लिख रखे हैं, उच्च से निम्न की तरफ। जो अगला क्वेश्चन बनाया है याद रखने के लिए, ये भी मैंने उच्च से निम्न की तरफ, यानी कि 1 आपका 2 और ये आपका 3 और ये 4 और फिर ये शाब्दिक 5 और फिर ये श्रृंखला 6 और ये उद्दीपक अनुक्रिया 7 और ये हो गया 8। तो ये 8 का क्रम क्या है भाई, ये सबसे नीचे का है संकेत। अब इसको याद कैसे रखना है भाई, ये भी तो समस्या है ना। यदि कोई हमको ज्ञान कराता है, कोई हम किसी चीज से ज्ञान करते हैं तो हम संकेत उसको अपने दिमाग पे फिट बैठा लेते हैं, संकेत मिलता है हमको, कुछ सूचना मिलती है, मिल गई सूचना तो उसको संकेत बोलता है। तो ये कह रहा है कि संकेत का अधिगम होगा पहले नुक्ते का, जिसको कह गए तभी तो होगा, तब हम फिर शब्द पे पहुंचते हैं। फिर वो उद्दीपक अनुक्रिया होगी, संकेत मिला तो उद्दीपक जुड़ेगा, तो दूसरे नंबर पे फिर उद्दीपक अनुक्रिया हो जाएगी। उद्दीपक अनुक्रिया जैसे ही प्राप्त कर लेता है सीखने वाला, फिर वो उनकी श्रृंखला बना लेता है। श्रृंखला कैसे, कह के बाद ख आना, ख के बाद ग आना, ग के बाद, वो श्रृंखला ही तो है। जो अक्षर ज्ञान हम पढ़ते हैं, के बाद बी के बाद सी के बाद डी, ये श्रृंखला ही तो अधिगम है। तो ये आपका श्रृंखला अधिगम हो गया। फिर उनको श्रृंखला का जैसे ज्ञान होगा उसको हम शाब्दिक अधिगम में तब्दील कर देते हैं, शब्दों में उसको कर लेते हैं, तो ये शाब्दिक अधिगम हो जाएगा। शब्दों में होने के बाद में शब्दों के साथ हम खिलवाड़ करने लगते हैं, शब्दों का अर्थ निकालने करते हैं, उनमें अंतर पैदा करने लगते हैं, तर्क पैदा करने लगते हैं, उसको बहुविवेदन बोलते हैं। जब हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं शब्दों को, तो वो आपका अधिगम हो जाएगा। जब हम पे डिस्क्रिमिनेट करना आ जाएगा, शब्दों को अलग अलग करना आ जाएगा। क्योंकि सारी जब बीएड करी थी तो सबको लगता था यार ये तो सारे शब्द एक से हैं, सारी बीएड एक से ही हैं, तो ये वही तो है कि हमें शाब्दिक अधिगम हो गया। अब सब एक जगह घुल मिल गए। अब जब हमको विभेद करना आ गया तो हम पे पता चल गया बीएड भाई असली तो यह है, तो वो बहुविवेदन हो गया। हर एक प्रत्यय का हमको ज्ञान हो गया, जैसे विभेदन हो या प्रत्येक प्रत्यय को हम समझना शुरू कर गए। प्रत्यय जैसे समझ गया वो सिद्धांत बन गया, और सिद्धांत जैसे बनेगा तो जब भी कोई समस्या आएगी उन सिद्धांतों के द्वारा उन समस्याओं को अमल कर लेंगे। तो ये सबसे उच्च स्तर पर हो गया और ये सबसे निम्न स्तर पर हो गया। तो केवल यहाँ पर 2 ही पूछ लेता है, आपका उच्च और निम्न। और यदि आप याद रखना चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ये 8 मैंने लिखे हैं उसी क्रम से, जिससे कि याद हो जाए। नहीं तो ये अलग अलग हो जाते तो फिर समस्या हो जाती। ये आप इसको लिख कर देख के अभ्यास कर लेना है। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 90 पे पहुंचते हैं। कौन सा सिद्धांत गहने के सीखने का सोपान नहीं है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, इनके 8 हमें याद रखने हैं। पेपर में कठिनाई बढ़ानी है तो भाई ये अपर CTET का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि वहां ऐसे ही होता है, उसका कठिनाई स्तर बढ़ा दो क्वेश्चन का। तो कौन सा सिद्धांत गहने के सीखने का सोपान नहीं है। तो देखो अनुकूलित अधिगम, श्रृंखला अधिगम, संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। और अभी अभी हमने जिक्र करा ये तीनों तो थे ऊपर में, भाई ये अनुकूलित अधिगम नहीं है, ये तो पावलो को उठा के रख दिया मैंने। जो अनुकूलित अधिगम होता है, अनुकूलित अनुबंधन अधिगम होता है, वो तो पावलो का है, ये कहीं से आ गया यहाँ पे। तो भाई ये गलत है, इसको हटा दीजिए यहाँ से। हटा दिया तो यही आंसर इसका ठीक है, ये तीनों है। इसी तरीके से कौन सा सिद्धांत गहने के सीखने का सोपान नहीं है। फिर देखो यहाँ पे कौन सा है, देखो यहाँ पे ये तीनों है, फिर मैंने यहाँ पे अनुक्रिया का लगा दिया अधिगम, अनुक्रिया के द्वारा अधिगम होता है। तो भाई इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर में बदल बदल कर दे सकता है। मैंने 2-3 ही क्वेश्चन यहाँ पे बनाकर दिखा दिए, किसी में भी आ सकता है। इसका अर्थ है कि आप 8 सोपान उसके याद क्रम से रखिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 92 आ रहा है भाई, ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया, उससे पिछले साल भी शिक्षा मित्रों के उसमें भी क्वेश्चन आया था। ये किसी ने मेरे से पूछा था
बीच में ही भाई ये इसका कौन सा आंसर होगा। मेरे पास आया था, किसी ने फोन करके पूछा था ये इसका आंसर बता दो क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 92 था वो। निम्न में से सीखने की उन्नति अवनति को कौन व्यक्त करता है। अर्थात सीखने में उन्नति यानी कि बच्चा सीखता चला जा रहा है, या अवनति बच्चा पहले सीखा फिर घटता चला जा रहा है, फिर बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या होता है भाई, वो अधिगम का पठार होता है, या अधिगम का वक्र होता है, या अधिगम का अंतरण होता है, या अधिगम का सिद्धांत होता है। भाई उसको हम अधिगम का वक्र बोलते हैं। अधिगम का वक्र बोलेंगे जहाँ पे बच्चे की हमें उन्नति या अवनति दिखाई देती है, उसका ग्राफ बता देता है कि बच्चा कैसा चल रहा है। तो हर बच्चे का अपना ग्राफ होता है, तो उसको हम अधिगम का ग्राफ बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। तो इसका ख आंसर ठीक है। और यदि उन्नति अवनति नहीं हो रही है, बिल्कुल रुक गया, सीधा चल गया, बिल्कुल 2 लाइनें आ गई, जैसे कि हार्ट फेल होता है, डर ऐसे लाइन खिंच गई, सीधी लाइन खिंच गई, तो भाई वो पठार बन जाता है। फिर समांतर लाइनें खिंच जाती है, ये नहीं चलता भाई बिल्कुल भी, कितना ही इसका कर लो, माथा पच्ची कर लो, तो वो अधिगम का पठार है, वहां पे अधिगम रुक जाता है भाई। है कब तक रुकेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, भाई पता नहीं चलता। बाजा बाजा बच्चा कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक ऐसे ही चले जा, तो भाई वो तो अधिगम पठार का शिकार है, अधिगम पठार का शिकार है वो बच्चा। तो ये मैंने बताया। और जो बच्चा, फिर देखो ये एक शब्द है अधिगम, यहीं पे समझा देता हूं इसको कि अधिगम का वक्र तो मैंने बता ही दिया, फिर अधिगम का पठार भी बता दिया। एक आया है अधिगम का अंतरण, इसको भी यहीं पे ही मैं समझा देता हूं। अधिगम का अंतरण, अधिगम का अंतरण होता है एक पूर्व में सीखा हुए ज्ञान का प्रयोग दूसरी अन्य जगह यूज करना, अर्थात उसको स्थानांतरित करना, स्थानांतरण करना, इसको अंतरण बोला है। लर्निंग ऑफ ट्रांसफरिंग सुना होगा आपने, लर्निंग ऑफ ट्रांसफर सुना होगा आपने, तो वो अधिगम का अंतरण होता है। यदि हम कोई सीख जाते हैं ज्ञान, तो हम दूसरी जगह उसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि ये क्षैतिज भी चलता है, ऊर्ध्वाधर भी चलता है, मिश्रित भी चलता है, और द्विपार्श्विक भी चलता है। पेपर में आता है इस अधिगम अंतरण के ऊपर क्वेश्चन। अर्थात यदि कोई बॉलर जो है उससे दाएं हाथ से गेंद कर रहा है, तो भाई वो बाएं हाथ से भी कर सकता है। हालांकि इतनी अच्छी तो करे नहीं, लेकिन हाथ तो घुमाई देगा। तो भाई दूसरे हाथ को प्रैक्टिस किसने कराई, किसी ने नहीं कराई, क्योंकि वो अंतरण हुआ है। अर्थात यदि हम कोई दाएं हाथ से लिखता है अपना नाम, और यदि हम कहते हैं बाएं से लिख, तो बाएं से भी वो लिख देगा, लेकिन सुंदर तो लिखे नहीं जानेगा, लेकिन लिख देगा, तो वो अंतरण ही तो होता है, उसको स्थानांतरण बोलते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कह सके भाई साइकिल चलाने वाला जो है मोपेड आसानी से चला सकता है, या फिर बाधा भी जल सकता है। भाई जो मोटा व्यक्ति नहीं होता है वो ज्यादा दौड़ जाता है, और जो पतला व्यक्ति होता, जो मोटा होता है वो नहीं दौड़ पाता है, और जो पतला है वो ज्यादा दौड़ पाता है। तो ये सब अधिगम के अंतरण के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो ये अधिगम अंतरण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तीनों महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये। अधिगम के सिद्धांत ये मैंने बता दिया, ये थॉर्नडाइक, पावलो, ये सब भी हैं। तो आपका ये आपको तीनों पॉइंट है, ये आगे प्रश्न बना रखे हैं मैंने। चलो डिस्कस करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे, निम्न में से किसमें सीखने की उन्नति अवनति समांतर रूप में दिखाई देती है। मैंने बताया अभी, देखो समांतर रूप यानी कि फ्लैट हो गया भाई, है हार्ट अटैक हो गया उसके, तो भाई ये पठार जाएगा, अधिगम का पठार। क्लियर होगी बात। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि पठार में सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, बच्चा बिल्कुल नहीं सीखता, चाहे पीट दो, कुछ भी मार लो, कर लो, हर जगह मिलेगा भाई। किसने कही ये बात भाई? ये क्वेश्चन भी पेपर में आया था शिक्षा मित्रों के उसमें, तो ये रोज था भाई, वो रोज ने बताया था भाई, ये पठार के ऊपर भी ये इसने अपनी कोटेशन दी है, ये रोज है, ये उनका कथन है, ये याद रखना है उसको, रोज को। और फिर इससे अगला, निम्न में से सीखने की गति को कौन व्यक्त करता है। ये प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है, सीखने की गति पूछ लिया बस, केवल अधिगम का वक्र। सीखने की गति अवरुद्ध, यदि यहाँ पे सीखने की गति अवरुद्ध कौन व्यक्त करता है, ये गति हटा दिया, अवरुद्ध है, तो तुरंत आपका पठार हो जाएगा। शब्दों का खेल है, यही आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को लिखना ही पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ वे भी क्वेश्चन ही है, अंडरस्टैंड है, चिंतन बढ़ेगा, तो एक एक शब्द को सुनना है। इससे अगला 96 आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। ये एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में, एक व्यक्ति का आया है यहाँ पे, ऊपर नहीं आया था जो रोज का था, वो केवल यह कि सीखने की में कोई उन्नति नहीं हो रही। यहाँ पे एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का
ग्राफिक प्रदर्शन है, किसने लिखा है? तो ये स्किनर का जाएगा। ये सीखने का पठार नहीं है, सीखने का वक्र है। क्लियर होगी बात? तो उसका एक व्यक्ति का देखना है, तो ये स्किनर का है। ये 3 परिभाषाएं हैं, ये एक आ जाती है पेपर में, तो 2 हो चुकी है और तीसरी ये रही भाई यहाँ पे। ये एक और, किस मनोवैज्ञानिक ने माना कि बच्चे के सीखने का व्यवहार में बहुत बड़ा कारक है? ये आगे बढ़े, बस ये 2 क्वेश्चन आपको, 2 ही परिभाषाएं हैं इसकी, और नहीं मैंने ली है, केवल 2 ही ली है, 3 थी, यही पेपर में आई थी पहले, इसलिए मैंने दोनों ली है। किस मनोवैज्ञानिक ने माना कि बच्चे को सीखने का व्यवहार बहुत बड़ा कारक है? अब देखो मैंने यहाँ पे ये सारे एक व्यवहारवादी ले रखा है यहाँ पे, बाकी सारे मैंने, ये व्यवहारवादी नहीं है कोई भी, ये गेस्टाल्टवादी है, ये आपका उद्दीपकवादी है, और ये आपका ये समाजवादी है भाई, कोर्ट लेविन है, ये भी गेस्टाल्टवादी है। तो यहाँ पे वाटसन लिया है। आपने सुना होगा कि भाई कोई भी बच्चा दे दो, मैं चोर बना दूंगा, उसको सिपाही बना दूंगा, डीएम बना दूंगा, मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, जो चाहो मैं वो बना दूंगा। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं, तो ये व्यवहारवादी है, तो ये वाटसन है, तो वाटसन का निशान आपको जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से सीखने का पठार के कारण क्या है? अब पठार बच्चे का क्यों बनता है, सीखता क्यों नहीं बच्चा है? तो भाई उसके कारण होते हैं, एक तो मनोशारीरिक दशा उसकी खराब है भाई, उसकी सीमाएं जो होती है वे खराब है सब, सीखने की जो गति है उसकी अनुचित विधि है, पता नहीं कैसे सीख रहा है, उसको कैसे सिखाया जा रहा है, या फिर कार्य की उसको जटिलता, कार्य की जटिलता उसके सामने आ रही है। ये सब जो कारण बनते हैं, ये बच्चे में पठार के कारण बनते हैं सीखने के, इन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन आ जाता है, ये तो घ पे निशान लगाना है। निम्न में से सीखने के पठार के कारण है, तो ये देखना है। देखो क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया हटके, फिर दोबारा से फिर बन गया, तो भाई क्वेश्चन महत्वपूर्ण तो यही है, ये ध्यान रखना है कि पठार कैसे बनता है। जैसे पठार होते हैं ना, पहाड़ बोलते हैं जिसको, और वे पहाड़ ऊपर से चोटी वाले नहीं होते, फ्लैट होते हैं, तो जो फ्लैट होते ही पठार बन जाता है। जैसे अरावली का पर्वत जो है भाई पठार है वो, है ना? तो ऐसे यहाँ पर भाई बच्चे का है, तो एक तो प्रेरणा का अभाव होता है, उन्हें प्रेरणा नहीं दी जाती, उनको अभ्यास नहीं करते हुए बच्चे पुरानी आदत के साथ में संघर्ष करते रहे, उन्हीं में खोए रहते हैं, उनसे बाहर निकलना नहीं चाहते। तो यदि हम इन सबको रिमूव कर देंगे तो शायद वो बच्चा चल पड़े। तो हमें ये व्यवहारिकता का भी ज्ञान कराते हैं भाई, तो यहाँ पर घ पर निशान लगा देंगे इसका। अब ये प्रश्न नंबर 100 है आगे, किस सीखने के वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में सीखने की गति मंद पड़ जाती है? अब ये कहेंगे भाई ये क्वेश्चन कैसे आगे भाई इसमें, अब ये इसमें से आगे भाई इसका थोड़ा सा कठिनाई स्तर बढ़ गया। ये सी टेट के लेवल का क्वेश्चन है, यूपी जूनियर के टेट के लेवल का क्वेश्चन है ये कि पठार में सीखने की, ये कहाँ गया क्वेश्चन, ये थोड़ा सा वो हो गया नीचे, इसको ऊपर ले लेता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 100 देखो एक बार फिर पढ़ रहा हूं मैं, किस सीखने के वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है? यानी कि बच्चा शुरू में बहुत तेज होता है पकड़ में, और बाद में आके वो ठंडा पड़ जाए, बिल्कुल जो है सीख नहीं पाता है, वो डल होता चले जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलेंगे हम उन्नोत्तर वक्र, उन्नोत्तर वक्र। तो ये यहाँ पे याद रखना है हमें उन्नोत्तर वक्र का। भाई दफा वो वक्र भी देता है भाई, कैसा है वो, देखा वो स्पीड पकड़ ले भाई ऐसे, और फिर वो ऐसे करते वो ढीला पड़ जाए भाई, ऐसे 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 चल पड़ेगा नु घुमावदार भी, तो ऐसे भी वक्र बन जाएगा, एक आयु में बनेगा, एक सीखने की गति का बनेगा। तो दूसरा मैंने क्वेश्चन बनाया देखो कि शुरू में तो वो मंद होता है, बाद में तेज हो जाए देखो सीखने का, तो ये आपका नतोत्तर होता है। मैं भी भाई, मैं अपनी बताऊं, मैं भी नतोत्तर पे रहा हूँ। शुरू में मेरी सीखने की गति मंद थी, एवरेज थी, और फिर धीरे धीरे अपनी गति भाई तेज करी, तो नतोत्तर हो गया। तो किसी ने किसी कोई से न, हर एक टीचर के साथ में, हर एक बच्चे के साथ में कुछ ना कुछ होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तीर है तो तीर भी बने रहते हैं भाई, कुछ बच्चे मंद होते हैं वे तेज होते हैं, कुछ शुरू में तेज होते हैं फिर मंद होते हैं, फिर तेज होते हैं फिर मंद होते हैं, उसको मिश्रित वक्र बोलते हैं। तो ये होता है आपका। कुछ ऐसे हैं भाई सरल रेखिया बना दिया, उनकी गति समान होती है। जैसे मैं बता, पहले गेयर में गाड़ी कर रही है और भाई नहीं चलती जा रही है भाई छठे गेयर में ही, तो भाई वे IAS PCS लेवल के बन जाते हैं, सीखने की गति समान रहती है। ये देखो भाई सरल रेखीय वक्र होता है, कुछ को संघर्ष करना पड़ता है, तीर हो गए मंदे पड़ गए फिर तेज हो गए, तो सबकी अपनी अपनी गति होती है। खैर जो संघर्ष करेगा आगे बढ़ेगा भाई। तो सरल रेखीय भी हो गया, उत्तरोत्तर भी हो गया आपका, नतोत्तर भी और मिश्रित भी। तो आशा है ये सब आप लोग इसको जान चुके हैं। और यदि भाई किसी को समस्या होगी भाई कमेंट में जरूर लिखें मेरे साथियों, जरूर लिखें। कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, किसी ने कुछ भी नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है।
आप 103 आ जाए, आपके किस सीखने के वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति मंद होती है, बाद में सीखने की गति तीव्र हो जाती है, कुछ समय तीव्रता बनी रहती है, फिर मंद पड़ने लगती है, तो ये मिश्रित वक्र है भाई। इससे अगला 104, किसके अनुसार सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा ग्राफ पर व्यक्त करते हैं। भाई गेट से मन ने ये भी शिक्षा मित्रों पे आया था ये एक बार उसमें टेट में कि मात्रा और गति और प्रगति, तीन चीज है इसके अंदर, मात्रा, गति, प्रगति, जो ऊपर नहीं आई। मैं यार नाम भी बता दूं, योगिंदर जी ने, रविंदर जी ने मेरे से प्रश्न पूछा था ये, तो गेट 7 ने मैंने उनको बताया था क्वेश्चन ये। तो ये 105 है आपका, एक परिस्थिति का सीखा हुआ ज्ञान या कौशल जब दूसरी नई परिस्थिति में प्रयुक्त हो उसे क्या कहते हैं। ये देखो, जब नया, तो एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में जब प्रयुक्त होता है तो उसको मैंने अधिगम का अंतरण आप लोगों को बताया था। क्लियर होगी बात, पेपर में आता है जरूर, क्वेश्चन याद रखना है। अधिगम का अंतरण, अधिगम का स्थानांतरण, ये सब एक ही शब्द है। अब जब एक परिस्थिति का सीखा हुआ ज्ञान या कौशल जब दूसरी नई परिस्थिति में बाधा डालता है, जैसे मैंने उदाहरण लिख दिया, रेस लगाने में मोटापा बाधा डालता है, जब वो रेस लगानी जानता है लेकिन मोटापा बीच में आ रहा है भाई, तो नकारात्मक अंतरण हो रहा है भाई उसमें। जब एक परिस्थिति, तो इसका खे ठीक है, जब एक परिस्थिति का सीखा हुआ ज्ञान कौशल जब दूसरी नई परिस्थिति में मदद करता है, जैसे साइकिल चलाने वाला, मोटरसाइकिल वाला और मोपेड चलाने आदि मिलती है, तो उसे बोलते हैं धनात्मक क्षैतिज अंतरण। तो इसका कै ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए। अब देखो, जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान या कौशल जब दूसरी नई परिस्थिति में कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, जैसे मोटरसाइकिल का मिस्त्री कंप्यूटर ठीक नहीं कर सकता। एक और मैं उदाहरण दिया करूं भाई, इसे बोलते हैं कि भाषा का ज्ञान है, भाई मुझे हिंदी आवे, मुझे चाइना में ले जाएगा छोड़ दे, तो यह भाषा दूसरी भाषा में जरा सी भी उसमें योगदान नहीं देगी। या स्पेनिश भाषा वाला आदमी यहाँ पे आ जाए हमारे यहाँ, या हमारे वाला वहां चले जाए, तो एक भाषा सीखने पे दूसरी वो मदद नहीं करता है। जैसे गणित का है, हिंदी वाला टीचर की शायद समस्या आती है, हिंदी वाले की तो गणित वाले की, तो ये सब जो है समस्याएं होती है, तो वो सहायता नहीं करता है, तो उसको शून्य अंतरण बोलते हैं। ये जो मैं 109 क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, जब एक हाथ से लिखने वाला बच्चा दूसरे हाथ से भी लिख सकता है, या दाएं हाथ से गेंद फेंकने वाला दूसरे से भी गेंद फेंक सकता है, तो ये द्विपक्षीय अंतरण है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया भाई, इसको याद रखना है। द्विपक्षीय अंतरण में, इसको एक बार फिर कह रहा हूँ, द्विपक्षीय अंतरण होता है इस तरीके से, ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है, आता तो ये साथ में रिपीट भी होता है बहुत बार। अब इसके सीखने के जो अंतरण के सिद्धांत है, इनमें से पूछ लेता है वो, जो सीखने का अंतरण है। देखो ये सब सीखने के अंतरण के प्रकार है ना, तो ये 3 प्रकार होते हैं, है ना, तो तीनों यहाँ पे दिए गए हैं। अब ये देखो, जो समान तत्वों का सिद्धांत है अंतरण, ये आपका किसने दिया है, ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया है, ये याद रखना है आपको, पेपर में आया है ये भी। सीखने का सामान्य अधिगम अंतरण, ये आपका CH जुड़ना, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये भी आपको याद रखना है, अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, इसको इतना ही समझना काफी है बस। आइए आगे। सीखना तब होता है जब शिक्षार्थी किसी लक्ष्य की ओर संकेतों का अनुसरण करता है। देखो मैंने जो गहने का लिया था शुरू में, गहने का जो प्रथम पद था वो संकेतों से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे संकेतों का ही सिद्धांत बना दिया कि इसका अनुसरण करेगा संकेत मिलेंगे। तो ये टोलमैन ने दिया था, चूहे पे इसने अपना प्रयोग किया था कि चूहा जो है एक नली में छोड़ दिया जाता है, फिर वो दूसरी में चला जाता है, उसको सूंघ आती है, यहाँ पे भोजन रखा है, तो फिर अंततः क्या करता है, बगैर किसी बाधा के भाई वो संकेत बना बना के उसमें उसको प्राप्त कर लेता है वो, तो ये टोलमैन है। तो संकेत जहाँ आएगा वहाँ पर टोलमैन आएगा, इसको याद रखना है आपको। ये परिभाषा कर्ट लेविन की सीखना वातावरण का संकट है, इस पर कर्ट लेविन पर निशान लगाना है। मैंने बताया था कि वातावरण में कौन कौन थे, मैंने बताया था सदिश इसने वो फैक्टर लिया है, कारक लिया है इसने, एक मनोवैज्ञानिक कारक लिया है, एक सोशल कारक लिया है, एक विदेशी माल का यूज लिया है, और एक आपने आपका लिया है इसने विस्तार है, सीमा विस्तार। तो ये शब्द यूज इसने यूज किए हैं। ये पूछ लेता है कि भाई कौन से शब्द जो है इससे कर्ट लेविन से संबंधित नहीं है। तो जो मैं बोला है उसको जो है आप एक बार जरूर दोबारा से सुन ले,
तो ये वातावरण का संगठन से जो बच्चा सीखेगा उसको कर्ट लेविन याद कर लेना है। ये प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे आएगा। यदि वो पूछेगा कि कौन सा कारक कर्ट लेविन से संबंधित नहीं है, तो मैं बताया सदिश आ गया आपका, मनोवैज्ञानिक आ गया, सोशल आ गया, विस्तार आ गया, तो ये सब है। एक ऐसा वो डाल देगा जो उससे संबंधित नहीं होगा, उसका आप निशान लगा देना। फिर अधिगम के पठार से क्या तात्पर्य है, देखो क्वेश्चन 114। अधिगम के पठार से 4 ऑप्शन दे दिया। प्रत्येक बालक एक ही स्तर पर सीखता है, यानी कि सीख रहा है वो। एक अस्थायी शेष उपस्थित रहता है, यानी कि जो है कुछ न कुछ सीख रहा है फिर भी शेष रहता है, इसका मतलब वो सीख रहा है। अधिगम त्वरित होता है, इसका मतलब अधिगम तेज होता है उसका। यहाँ पर अधोगामी, भाई उसकी लाइन खींच गई। अधोगामी का मतलब है सीधी लाइन खींच गई, यानी कि पठार बन गया, पैरेलल बन गया, तो इसका आंसर घ जाएगा। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। एक 115 क्वेश्चन आ गया। भाई जितने भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं सब, मेरा पक्का बिल्कुल चैलेंज है, उसने ये शब्द नहीं सुना होगा, दक्षता अधिगम। दक्षता अधिगम की संकल्पना किसने की? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में और बिल्कुल नई संकल्पना है और हर बार क्वेश्चन इसका आ रहा है। और मैं आपको एक और बता दूं कि दक्षता अधिगम के ऊपर ही हमारे प्राइमरी बेसिक में एक कार्यक्रम चल रहा है, बताए कौन सा? निपुण भारत का। जो निपुण भारत होता है वो दक्षता अधिगम से लिया गया नया प्रत्यय है तो पुराना, लेकिन पुराना उठा के इसको नया बना दिया। ये ब्लूम एंड ब्लूक का दिमाग का कमाल था। अब देखो बीएस ब्लूम कितना पुराना था कि नहीं था, लेकिन आज उसका यूज हो रहा है। भाई दक्षता अधिगम अर्थात बच्चे कैसी दक्षता होती है उसको अवसर दिए जाते हैं, उसको मौके दिए जाते हैं, और जब तक जो हम चाहते हैं वो प्राप्त न हो जाए। इसीलिए देखो पहले जब हम उसको बनाते थे ना, शैक्षणिक उद्देश्य और गौण उद्देश्य, उसमें कहते करेगा करेगा, नहीं भाई जो लास्ट का होता है वही शुरू में करता है, बच्चा हल करना सीखता है। तो वो दक्षता शुरू में कह दी, भाई ये दक्षता ये हासिल करनी है, उसको निपुणता ये हासिल करनी है। तो ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नया है। दक्षता अधिगम की संकल्पना किसने करी? तो ये बीएस ब्लूम ने करी। क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, इसको ध्यान से कर लेना है। नया प्रत्यय है। दक्षता अधिगम के मुख्य तत्व कौन से हैं? अर्थात मुख्य तत्व जिनकी सहायता से दक्षता अधिगम प्राप्त की जाती है उसको बोलते हैं मुख्य तत्व। स्पष्ट शिक्षण लक्ष्य। देखो जब भी हम कोई, आपने पुस्तक उठाई होगी अपनी, तो वहाँ पे उसकी हम अपने लक्ष्य जो मैंने बताया अभी उद्देश्य से स्पष्ट कर देते हैं, ये हम प्राप्त करेंगे। और व्यक्तिगत सीखने की गति होती है, हर एक बच्चे को निपुण टेस्ट होता है तो उसको व्यक्तिगत बोलते हैं। और फिर उसकी नियमित प्रक्रिया होती है, उसमें फिर नियमित प्रक्रिया होती है, फिर उसमें सुधार करने की भी प्रक्रिया होती है, उसको दोबारा दीजिए भाई, और फिर दक्षता अधिगम उसको दिखाइए 100%, और फिर घ पे निशान लगा देंगे। तो 1, 2 और 3 और 1 4 इसके मुख्य तत्व है दक्षता अधिगम के। तो ये है आपके, और ये आगे फिर आगे बढ़ते हैं और जोड़ दिए इसमें थोड़े से, क्या जोड़े हैं ये देखो। निश्चित निपुणता का आखिरी में प्रमाण पत्र मिलता है, देखो हमें बच्चों को देते हैं हम उसको। नियमित प्रक्रिया सुधार, वही बात होगी। फिर यहाँ पे पुनः परीक्षण करते हैं बच्चे का, पुनः शिक्षण करते हैं, ये भी वही बात होगी नियमित प्रक्रिया की। और ये सभी पे निशान लगा देंगे। अर्थात भाई ये मुख्य तत्व हैं, इनको याद रखना है आपको कौन कौन से होते हैं। और हम तो करते हैं, केवल बस ध्यान दिलाने वाली बात थी, आप सबके याद हो जाएंगे ये। अब दक्षता अधिगम मैंने बता दिया, ये निपुणता अधिगम वाला सिस्टम है। क्लियर हुई बात? चलो जी आगे भाई। दक्षता अधिगम के क्या क्या लाभ है? एक तो समग्र अधिगम होता है, पूरा विकास बच्चा सीख जाता है। छात्र केंद्रित है, या अध्यापक केंद्रित नहीं है, क्योंकि जो सत्ता केंद्रित होता है ना उसमें शिक्षक ही हावी होता है, लेकिन यहाँ पे छात्र केंद्रित है, हम तो साइलेंट खड़े रहते हैं। और ये सकारात्मक सीखने का अनुभव है, और घ इसका सभी, ये इसके लाभ है। आगे क्वेश्चन 119 है, क्लासिकल अनुबंधन जिसे पावलो ने प्रस्तुत किया था में महत्वपूर्ण कारक है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों लिया भाई? जब पावलो का खत्म हो गया तो मैंने क्यों ले लिया भाई? ये सोचने वाली बात है कि नहीं है? इसलिए लिया है भाई, प्रश्न ये सीटेट का है और ये बिल्कुल उलझाने वाला क्वेश्चन है। आप समझे, देखो कैसे इसको डिफाइन करेंगे। क्लासिकल अनुबंधन है तो पावलो का सिद्धांत है, इसमें देखो क्या है, एक सहज प्राकृतिक उद्दीपक का दूसरे सहज उद्दीपक के साथ युग्मन। पढ़ने में समस्या आ रही, एक तटस्थ उद्दीपक का एक सहज उद्दीपक के साथ युग्मन, एक तटस्थ उद्दीपक का दूसरे तटस्थ उद्दीपक के साथ युग्मन, एक तटस्थ उद्दीपक का एक सहज अनुक्रिया के साथ युग्मन।
तो भाई कैसे समझ पाएंगे भाई इसको, कौन सा तटस्थ हो और कौन सा सहज हो, कौन सा क्या है। तो फंस गया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरीके से देखो, इसको कितना लेंथी बना दिया भाई 119 क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे, तो मैंने याद दिलवाया था जो कंडीशन है भाई वो उद्दीपक है। घंटी जो होती है, घंटी वो बिल्कुल तटस्थ होता है उद्दीपक। घंटी को याद रखना है, पावलों ने घंटी बजाई थी तो वो तटस्थ उद्दीपक लिया मैंने। तो इसका अर्थ है कि एक चीज तो होगी तटस्थ उद्दीपक। और दूसरा क्या लिया था मैंने भाई, भोजन उसके लिए, कुत्ते के लिए सहज अनुक्रिया थी, बिल्कुल है। दूसरा बिल्कुल सहज उद्दीपक लिया था भोजन, और फिर अनुक्रिया। तो इसका अर्थ है कि दो उद्दीपक है, कंडीशन उद्दीपक है ना, और एक अनकंडीशन उद्दीपक। तो दो उद्दीपक हो गए। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ले लेता हूं आपका एक तटस्थ उद्दीपक का एक सहज उद्दीपक के साथ युग्मन, ये वाला। तो सहज आपका भोजन हो गया। सहज उद्दीपक कौन सा लिया मैंने, क्योंकि ये अनकंडीशन को ही असहज उद्दीपक कह रहा है और घंटी को ये तटस्थ उद्दीपक कह रहा है। तो भाई ऑप्शन इसका है, ठीक है। बाकी दूसरे की तुलना करेंगे हम। देखो, पहला भी सहज और दूसरा भी सहज, बिल्कुल गलत। गए देखते हैं, तटस्थ उद्दीपक, दूसरा भी तटस्थ उद्दीपक। वो मुंह से हमारे निकल गया था तटस्थ नहीं है, भोजन हमारा सहज उद्दीपक है। तो ये आपका तटस्थ उद्दीपक, दूसरा भी तटस्थ उद्दीपक, ये नहीं है। घ तटस्थ उद्दीपक और ये सहज अनुक्रिया। तो यहाँ पे अनुक्रिया कह रहा है, ये तो स्किनर वाली की बात कर रहा है, जबकि हमें यहाँ पे उद्दीपक चाहिए। तो ये भी घ भी गलत, आपका ग भी गलत और क भी गलत, और ये हो गया आपका ख बिल्कुल ठीक। तो ऐसे प्रश्न को 3-4 बार पढ़ लेना चाहिए, तब हम इस पे विजय पा सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किसी शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। किसी शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है, सीखने को। नंबर 1, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, छात्रवृत्ति, छात्र व्यवहार की समझ और शिक्षण की विषय वस्तु की दक्षता। भाई मैं जितने भी आपको यहाँ पे चाहे 4 ऑप्शन और दे दो, वो सबसे पहले शिक्षक का काम है अपने विषय वस्तु पे पकड़, अपने विषय वस्तु की दक्षता। बस ये याद रखना है आपको, जहां पे भी आपको ये दिखाई दे शिक्षक के पास में सबसे बड़ी है विषय वस्तु की दक्षता, क्योंकि वो यदि उसे दक्षता है तो वो भिन्न भिन्न तरीके से उसको प्रेजेंटेशन कर सकता है, भिन्न भिन्न तरीके से उसकी सहायक सामग्री बना सकता है। तो सबसे पहले तो ये आपको घ पे निशान लगाना है। ये प्रश्न बहुत बार आया है, अदल बदल का आया है, तो बच्चा फंस जाता है इसमें। तो आपको तो केवल विषय वस्तु की दक्षता देखनी है। ये व्यक्तित्व में भी आता है कि वे टीचर का व्यक्तित्व में क्या होना चाहिए, सबसे खास बात भाई यही है, विषय वस्तु की दक्षता भी होनी चाहिए उसमें। अब 121 आ गया, अनुक्रमित रेखीय अधिगम के प्रेरणता कौन है। अब 121 को भी मैं डिफाइन करूंगा। 121 को मैं डिफाइन ऐसे कर रहा हूं, ये शैक्षिक टेक्नोलॉजी से जो बुक है उससे लिया गया है भाई ये क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ऊपर चलेगा, इसको मैं नीचे कर लेता हूं। ये यहाँ पे अनुक्रमित रेखीय अधिगम है। ये क्या है, आपने सुना होगा वहां पे इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्ड टेक्नोलॉजी में, अर्थात वहां पे बीएफ स्किनर आया था, अनुक्रमित शब्द आया था ना वहां पे, तो उसको रेखीय भी बोलते हैं। अब अनुक्रमित अधिगम प्रेरणता कौन थे, तो मैंने बीएफ स्किनर बना दिया। भाई बीएफ स्किनर ने बनाया, लेकिन मुझे जानना जरूरी है ये है क्या। लेकिन यदि हम इसका साइकोलॉजी में प्रयोग कर रहे हैं तो इसको हेरेची भी बोल दिया उसने, और वहां पे इसकी अंग्रेजी भी बदल गई और अनुक्रमित अधिगम बोल दिया इसने, जबकि वहां अनुक्रमित अनुदेशन शब्द है, अनुक्रमित अनुदेशन शब्द है, यहाँ पे अधिगम यूज कर लिया। तो यहाँ पे हम घूम जाते हैं कि भाई वहां पे तो था अनुदेशन और यहाँ पे अधिगम। अनुदेशन भी अधिगम है भाई, वो तकनीकी का शब्द है और ये आपका साइकोलॉजी का शब्द है। तो यहाँ पे स्किनर है। ये होता क्या है ये मैं आपको बता दूं भाई, कोई भी विषय वस्तु यदि ले ली, हम उसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेते हैं। कै ख गै पॉइंट, कोई भी चैप्टर दिया देख लो, पूरी किताब दी है तो यूनिट बना लेते हैं, यूनिट बना लेते हैं तो भाई चैप्टर बना लेते हैं, चैप्टर बना लेते हैं तो आगे उसको पॉइंट 1 पॉइंट 2 के नाम से अलग अलग कर लेते हैं, और एक के बाद एक हम सीखते चले जाते हैं।
पहले एक सीखेंगे, फिर दूसरा सीखेंगे, फिर तीसरा, तीसरे पर तभी पहुंचेंगे हम जब दूसरा सीखेंगे, दूसरे पर तभी पहुंचेंगे जब पहला सीखेंगे। इसलिए यहाँ पे अनुक्रमित दिया है। जैसे कि टेक्नोलॉजी में प्रयोग करते हैं टेप रिकॉर्ड वगैरह है भाई, एक कैसेट को बार बार बजाया जाओ, यानी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये देखो ये जो बात चल रही है, शिक्षण चल रहा है, जो मैंने पहले वाली वीडियो दी है, यदि आप वो नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेट नहीं होने का। चाहे मैं यहाँ पे तुम्हें अल्बर्ट बंडोरा बता लूं, चाहे यहाँ पे थॉर्नडाइक बता लूं, क्योंकि थॉर्नडाइक को मैंने पहली वीडियो में परिभाषित किया है। इसका अर्थ है कि आपको वो देखना पड़ेगा, वो देखने के लिए, या फिर डायरेक्ट आपको यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट करेंगे तो ये क्राउडर का हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो जाएगा आपका, तो ये दूसरा अधिगम हो जाएगा आपका, तो वो अरेखीय अधिगम नहीं रहेगा। तो भाई ये जो टुकड़े टुकड़े करके जो आपके खंड खंड करके हम उसको बच्चे को सिखाते हैं, पहले एक के बाद एक दूसरे के बाद A1 B1 B2 इस तरह से करते चले जाते हैं, वो उसको हम अभिकर्मित या अनुक्रमित या रेखीय अधिगम उसको बोलते हैं। तो ये BF स्किनर ने बताया था, ये मैं आपको बता दिया। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत मैंने ऊपर वो आया था, ये अल्बर्ट बंडूरा मैंने बताया था। सामाजिक अधिगम के अंतर्गत सीखता है। सामाजिक अधिगम के बीच में एक शब्द इसने यूज किया था, मैं बता दूं यहाँ पे ये क्या यूज किया था भाई। सामाजिक अधिगम में क्या होता है, कैसे सीखता है, क्या सरल कार्य सीखता है? नहीं, यदि एक संघर्ष आ गया बीच में, उसमें बताया कि इसने संघर्ष, अल्बर्ट बंडूरा ने बीच में एक गोल घेरा बनाया और उसके गोल घेरे के बीच में इसने 4 पॉइंट बना दिए, 4 दिशाएं बना दी, 1 2 3 और 4, जैसे 4 दिशाएं हैं, और 4 दिशाओं में से लाइन खींच दी ऐसे क्रॉस करके, और उसके बीच में संघर्ष लिख दिया। बस समाज में जाते संघर्ष शुरू हो जा, इसी संघर्ष में जो है सब सीख जा। कुछ आप भी सीखते हो संघर्ष से, एक समस्या आती है, दूसरी आती है, तीसरी, तो सीखता चला जाता है। नहीं तो शुरू में तो ये भी नहीं पता था भाई एप्लीकेशन कैसे लिखनी, किसे कहाँ लिखनी, क्या लिखनी। जैसे जैसे समस्याएं बढ़ती जाती है, हल होती जाती है, बढ़ती जाती है, हल जाती है, तो संपूर्ण हो जाती है। भाई वो सामाजिक अधिगम है, ये अल्बर्ट बंडोरा जी का कमाल है, पेपर में आ जाता है तो ये अल्बर्ट बंडोरा का है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखो ये प्राइमरी लेवल का अधिगम क्या है। अधिगम है क्या? व्यवहार में विकार, व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में पुनरावृत्ति, व्यवहार में औचित्य। तो ये व्यवहार में परिमार्जन है, व्यवहार में सुधार होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो ये अधिगम होता है, सीखना होता है। तो ये प्राइमरी लेवल का ये इसलिए ले लिया है क्योंकि ये सीखने से संबंधित हमारी वीडियो है ये, तो इसलिए हमने लिया है ये। अब स्किनर के उदाहरण में सक्रिय व्यवहार निम्नलिखित माध्यम से नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे श्रृंखलाबद्ध करना, पुनर्बलन करना, दंड से, आदत से, तो सबसे है पुनर्बलन। क्लियर होगी बात ये? तो पुनर्बलन सक्रिय, ये स्किनर पुनर्बलन को मानता है। मैंने बताया था जो आपके अनुपात दिए जाते हैं पुनर्बलन के, वो स्किनर के द्वारा दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, किस अधिगम सिद्धांत में विलोपनीकरण की चर्चा की गई है? अब देखो एक शब्द आ गया विलोपीकरण भाई, ये जो है शायद पिछले साल ये आया था क्वेश्चन विलोपीकरण। अब विलोपीकरण क्या हो भाई? सुना है किसी ने विलोपीकरण? नहीं सुना है। अरे यदि मैं बता दिया तो बड़ा आसान लगने लगेगा कि हमको तो पता है। बताएं भाई, ये विलोपीकरण है शास्त्रीय अनुबंधन। विलोप का मतलब है कि पहले वाले को हटा के दूसरे वाला लगाना, एलिमिनेट करना। क्यों? भोजन को हटा के घंटी लगावे, तो वो विलोपीकरण ही तो बोलते हैं उसको। तो कौन सा चलेगा ये तो भाई आपका पावलो का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत हो गया। तो हो गया ही जी, तो ख पे निशान लगा देंगे यदि हमें विलोपीकरण का ज्ञान है तो ये क्वेश्चन भी टफ बनाने के लिए ऐसे शब्दों का यूज कर लेता है। 126 क्वेश्चन, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी, चोर बना सकता हूँ। कथन है स्किनर, मैकडोवेल, JB वाटसन और DV। तो आप ये वाटसन पर जाएगा, इसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। 127, एक बच्चा गणित के प्रश्न पर अटक गया, फिर उसे एक युक्ति सूझी और प्रश्न हल हो गया। बच्चे को यह प्रश्न हल करना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? सूझबूझ, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलो। तो देखो सूझबूझ की बात कर रहा है, युक्ति की बात कर रहा है, तो आपका सूझबूझ का सिद्धांत ही जाएगा। इससे अगला है फिर संघनन का सिद्धांत। क्या है? ये भी पेपर में आया हुआ है आपके पहले। तो अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से और बुद्धि से। तो संघनन ने तो मैंने अभी अधिगम का सिद्धांत में बताया आपको, मोटिवेशन में नहीं बताया आपको। मोटिवेशन की तो क्लास नहीं हुई भी, लेकिन ना अभिप्रेरणा से संबंधित है, ना बुद्धि से। तो ये स्मृति से संबंधित है संघनन का सिद्धांत। तो 129 आपको क्या है संघनन, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही काफी है बस। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? तो यहाँ पे देखो ये आधारशिला यानी कि वर्दायमर भी था, कोफ का भी था और कोलर भी था।
तो इनमें सबसे जो बड़ा था वो था भाई वर्धाइमर, इसलिए आप जो है वर्धाइमर पर निशान लगाएंगे। 130 अक्षेत्र मिति आता है या क्षेत्र सिद्धांत आता है? क्षेत्र मिति के सिद्धांत से भी आ जाता है पेपर में। ये किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारवादी, संरचनावादी, मनोविश्लेषणवादी और गेस्टाल्टवादी। तो जो कर्ट लेविन था वो गेस्टाल्टवादी से प्रेरित था, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर गेस्टाल्टवादी जाएगा। अब देखो ये हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का सही अनुक्रम। अब ये कहेंगे कि वो ऊपर था, यहाँ क्यों ले लिया भाई? भाई ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए जो है लिया गया है। यहाँ पे ये बताया मैंने, सबसे पहले प्रस्तावना जाएगा, फिर प्रस्तुतिकरण जाएगा, फिर आपका तुलना जाएगा, फिर सामान्यीकरण जाएगा, फिर प्रयोग जाएगा। तो इस तरीके से एक यहाँ पे 1, 2 और आपका 5। देखो 1, 2, 5 कहाँ है? यहाँ पे पहले कौन सा जाएगा? तीसरा पे, तीसरा पहला आपका, तीसरा जाएगा, फिर 1 जाएगा, तो 3, 1 हो गया। देखो कहाँ है? 3, 1, तो 3, 1 ये रहा, और फिर 5 जाएगा आपका, तो ये रहा। तो घ आंसर ठीक है इसका। क्लियर होगी? तो इसका हमको याद रखना चाहिए भाई। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो इसका हर्बर्ट का प्रस्तावना 1, प्रस्तुतिकरण 2, यहाँ पे तुलने वाला तीसरे नंबर पर जाएगा, और सामान्यीकरण 4 नंबर पर जाएगा, और ये 5 नंबर पे। अब ये क्या होंगे? मैंने 1, 2, 3 भैया तो मैं वैसे ही क्रम लिख रखे हैं। क्लियर होगी बात? लेकिन उनका असही क्रम हुआ है। तो ये मैंने प्रश्नावली, ये जो सीखने के सिद्धांत 131 क्वेश्चन है, तो ये सीखने के सिद्धांत जो मैंने आपको साथियों को बताए हैं, ये वीडियो यहीं पे जो है भाई समाप्त होती है। तो सीखने से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे ये मैंने बताए, इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा। इन्हीं को आप रिपीट करिए, बार बार सुनिए। यदि कोई क्वेश्चन अन्य किसी का है तो वह क्वेश्चन आप जो है उसमें लिख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है उसमें हम बुद्धि लेकर आएंगे। उसके बाद फिर विकास चलेगा, प्रेरणा चलेगा। तो आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, और जो है कमेंट करते रहिए भाई। इसको जो है वो भी कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि वीडियो आपको मिलते रहे। आपने सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।